देखिए दोस्त, आज हम लोग सब फुल एचडी में हेनरी लॉ पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हेनरी लॉ में सबसे पहले हमको पार्शियल प्रेशर दिखा। आप एक बार सुनोगे प्रेशर, एक बार होता है पार्शियल प्रेशर, एक होता है आपका वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कुछ समय के बाद आपको हम बताएंगे। पहले आज हम आपको प्रेशर और पार्शियल प्रेशर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्त, हम लोग बचपन में पढ़े कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। जब आप 10th क्लास में आते थे तो एक और डेफिनेशन पढ़ते हुए हिंदी में कि इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। यही पढ़े आप। प्रेशर बराबर जो होता है फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे देखिए, ये हो गया मेरा कंटेनर एरिया, ये हो गया मेरा कंटेनर। यहाँ पर कंटेनर, अब देखिए मामला यहाँ पे, इस कंटेनर में आज हमको हाइड्रोजन का गैस प्रेजेंट है। इस कंटेनर में हाइड्रोजन का गैस है, ऑक्सीजन का गैस है, और फिर एक और कंटेनर लिए, इस कंटेनर में मेरा नाइट्रोजन का गैस है। देखिए यहाँ पे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि जो गैस होता है ना, जैसे कि यहाँ पे दो सॉलिड पार्टिकल, दो पार्टिकल है, तो दोनों पार्टिकल के बीच प्यार बहुत ज्यादा है, मतलब लगाव बहुत ज्यादा है। लगाव बहुत ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो चिपकने का टेंडेंसी भी ज्यादा है। तो ये एक दूसरे को छोड़ के कभी जाते ही नहीं है। जब कभी दो पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, तो आपस में चिपके रहते हैं फेविकोल के जैसा, समझे। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, समझे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच दूरियां कम है। दूरियां कम होने से लगाव ज्यादा होता है। अरे दूरी कम तो लगाव ज्यादा। अब मिलने जा रहा किसी से, दूरी कम होगा तो प्यार बढ़ेगा। तो वही तरह हालात यहाँ पे, दो सॉलिड पार्टिकल पूरा चिपक गया। तो यहाँ पर जो आपको कंडीशन दिख रही है आपका सॉलिड है, ठीक है। अब क्या मामला, दो ठो पार्टिकल से दोनों का दोनों बहुत दूर दूर है, मतलब यहाँ पर दूरी बढ़ गया। ये देखो ना, ये अभी है हजारीबाग में, कोरमो में बहुत दूर दूर है। दूरियां बढ़ने से लगाव कम हो गया। कभी कभी बात होता है, एक बोलता है कि इन्हें मन लग रहा है, तो बोलती है उन्हें मन लग रहा है, तो इन दोनों के बीच दूरी बढ़ गई तो लगाव क्या हो गया, कम। अब ये अवस्था होगी मेरा गैस, ये अवस्था क्या हो गया आपका गैस। अब एक अवस्था होता है आपका लिक्विड का, तो लिक्विड वाला बोलता है देखो भैया, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तुम लोग के बीच, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लेकिन जो हमारे पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच जो लव वाला मामला है ना, वो ना तो ज्यादा वाला है ना तो कम वाला, वो मिडिल वाला है। यहाँ पर जो आपको जो मिडिल फॉर्म में मिलेगा वो आपको लिक्विड फेज मिलेगा। तो फिलहाल हम आपको पार्शियल प्रेशर गैस पढ़ाने जा रहे हैं। जो हमारा फोकस है किस पे, आपका गैस पे। अब देखिए, इस बर्तन में आपका गैस है, आपको भली बात ही पता है कि यहाँ पर दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो लगाव कम है। इन दोनों के पीछे लगाव कम है, तो इन दोनों को मतलब ये दोनों आपस में किसी से भी बॉन्डिंग बनाने का टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब मूवमेंट करने का टेंडेंसी ज्यादा है। ये पूरा गैस है, बर्तन पूरा इन्होंने दौड़ते रहते हैं पागल नहीं है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन गैस इन्हों टकरा रहा है, इन्हों टकरा रहा है, द्वितीय नहीं है, इन्होंने भागते रहता है, पका लिया कि मेरा दोस्त है, गड़बड़ होगी वैसा। यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन का गैस जब बर्तन के दीवार पर जो प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को बोलते हैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं दोस्त, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए, छुछिया हाइड्रोजन रहेगा तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बोलिएगा। यहाँ पे फिर आए कि इस नाइट्रोजन गैस को देखे तो नाइट्रोजन बोलते हैं देखो भाई हम तो गैस है, मेरे पास है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है हम लोग के बीच, और मेरे पास डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ चिपे कुपे के नहीं रहते, इन्होंने भागते रहते द्वितीय लिए। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इधर भागा, बर्तन में टकरा गया, फिर नीचे भागा, फिर बर्तन में टकरा गया, फिर इन्हें भागा, फिर बर्तन में टकरा गया, फिर ऊपर जाने गए तीनों टकरा गया। तो बोलते हैं अरे बाबा गड़बड़ हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन का गैस बर्तन के दीवार पर, कंटेनर के वॉल पर जो फोर्स लगा रहा है, उसी फोर्स को प्रेशर ऑफ क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन गैस। क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। लेकिन देखिए दोस्त, जब आपके पास एक से अधिक गैस हो, जब आपके पास मिक्सचर ऑफ गैस हो, मतलब गैसों का मिश्रण हो, तब ऐसी हालातों में पार्शियल प्रेशर लगता है। इसलिए अब इस बर्तन में आते हैं, इस बर्तन में हाइड्रोजन का गैस भी मिला और ऑक्सीजन का भी गैस मिला। हाइड्रोजन का गैस भी बर्तन की दीवार पर प्रेशर लगा रहा है और ऑक्सीजन का गैस भी बर्तन की दीवार पर लगा रहा है। और कभी कभी कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ भी टकरा रहा है, समझे।
ये भी बर्तन में टकरा रहे, ये भी बर्तन में टकरा रहे, ये दोनों कभी कभी आपस में भी टकरा रहे। तो जब मिक्सचर ऑफ गैस होता है ना, तो मिक्सचर ऑफ गैस के दौरान होता है कि बर्तन के दीवार पर जो प्रेशर लगता है ना, वह प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है, मतलब आंशिक दाब, आंशिक दाब नहीं, आंशिक दाब, समझे? मतलब थोड़ा मोड़ा दाब हाइड्रोजन के द्वारा लग रहा बर्तन की दीवार पर, थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन के द्वारा लग रहा है, और थोड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, और थोड़ा सा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो जब मिक्सचर ऑफ गैस रहेगा तो उस गैस के दौरान जो बर्तन के दीवार पर आपका जो प्रेशर लगेगा, वही प्रेशर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है। ये चीज आपको भली बात पता होना चाहिए कि जिस बर्तन में आप मैंने जो ये आपका सिलेंडर है गैस का, तो देखते होंगे कि गैस का जो आपका सिलेंडर है वो हमेशा जो उसमें जो गैस भरा होता है हमेशा मूव करते रहता है। आप देखिएगा ऐसे से बता के देखिए तो लगेगा लिक्विड जैसा आवाज कर रहा, पानी जैसा, ऐसे से कीजिएगा तो झन 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 करते रहता है। इसका मतलब ये दोस्त, ये इस फॉर्मेट में भी लिक्विड है, समझे? इस फॉर्म में क्या अभी तक लिक्विड है। जब वो मैंने क्या कहते हैं गैस के बर्तन में, तब तक वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब आपका जो बाहर निकलता है देखते गैस के फॉर्म में निकल जाता है। तो उसके पीछे मामला क्या बताते हैं, देखिए दोस्त, एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में हमारे गैस का मॉलिक्यूल इधर इधर पूरा फैला हुआ है, समझे, बहुत दूर दूर में। तो अब क्या किया हम लोग, पिस्टन का यूज किए। हम लोग क्या किए दोस्त, एक तो पिस्टन का यूज किए। ये आपका पिस्टन, इस पिस्टन को जैसे जैसे आप नीचे करते जाइएगा, ये गैस का मॉलिक्यूल धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब होते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, बेहद करीब होते जाएंगे। मतलब जो गैस का फॉर्मेट रहा तो दूर दूर थे, वो लिक्विड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। और कम कीजिएगा तो लिक्विड से सॉलिड के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है दोस्त, समझे? और कम कीजिएगा तो लिक्विड सॉलिड के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा भी कंडीशन होता है, ऐसा नहीं कि गैस है तो गैस ही रह जाएगा। वो आपका डिपेंडेंसी कि आप किस मूड में डाल रहे हो प्रेशर, समझे? यहाँ पर आपको एक चीज जाना था, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर है कि मिक्सचर ऑफ गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर है? मिक्सचर ऑफ गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर है, वही आपका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। अब देखिए मामला दोस्तों, यहाँ तो पार्शियल प्रेशर का घपला था, वो तो क्लियर हो गया। फिर हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे दो एक टर्म आपका मोल फ्रैक्शन आ रहा है। एक टर्म आपको क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन पढ़ाए थे कल हम आपको, बोलते थे कि मोल फ्रैक्शन जब हम लोग किसी भी कंपोनेंट का निकालते हैं, मान लिया हम एक कंपोनेंट का निकालते थे तो ऊपर में लिखते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट। जैसे मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट के निकालते थे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, यही आपका मोल फ्रैक्शन था। अगर आप बी का मोल फ्रैक्शन निकालते तो बोलते कि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट चाहे नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट, समझे? डेफिनेशन में आपको गिवन कंपोनेंट लिखा हुआ है, चाहे बोल सकते नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, समझे? जो बोलिए सब सही है दोस्त, वन कंपोनेंट बोलिए चाहे गिवन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट मतलब खास इंडिकेट करे, और गिवन कंपोनेंट का मतलब कुछ आपको दिया गया कंपोनेंट, चाहे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ए और बी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें एक सॉल्वेंट होगा एक आपका सॉल्यूट होगा। यहाँ पे देखिए, हाँ, तो इसका लैंग्वेज बोलिए तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। अब आ रहा है कि हाकी हेनरी जो हमको बोल क्या रहा है, हेनरी जो बोल रहा है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो देखिए दोस्त, जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर जो अक्सर लेता है केमिस्ट्री में, वो आपका रूम टेम्परेचर लेता है। और आपको भली बात पता है कि जो आपका रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ते हुए बदलते हैं। और जब आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस लेंगे तो मेरा 273 कीजिएगा, समझे? तो डिग्री सेल्सियस आज जा रहा है बदलना है, जिस तरह लड़की लोग बदलती है, तो बोलता है 273 जोड़ दो बदल जाएंगे। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस में आप 273 जोड़े तो जो कितना केल्विन प्राप्त होता है आपको, 298 केल्विन। 298 केल्विन एक तरह का कांस्टेंट टेम्परेचर, कहाँ का, रूम टेम्परेचर। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है पता है आपको, 37 डिग्री सेल्सियस, 97 फारेनहाइट। तो आप देखिए दोस्त, यहाँ पर बोल रहे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब गैस का जो आंशिक दाब है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वह सीधा समानुपाती है
मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस का। यहाँ पे देखिए दोस्त, एक आया आपका सीधा समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझे? देखिए मान लीजिए यहाँ तो मेरा ए है, ए मोल, यहाँ तो मेरा बी मोल है। हम बोल रहे हैं ना कि बी मोल बढ़ता है तो ए मोल बढ़ता है, तो ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ए मोल है, यहाँ पे बी मोल है, हम बोले हैं कि ए मोल बढ़ रहा है और बी मोल घट रहा है, तो ये एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर का जो सिंबल होता है वो पी होता है, पी फॉर प्रेशर होता है, पी फॉर पार्शियल प्रेशर भी होता है, समझे? ये आप पढ़े थे कब, कहाँ होता है, क्लास 11 का आपका जो एक होता था गैस का चैप्टर, और गैस का चैप्टर होता था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको हाँ नहीं 12 का नहीं है, 11 का 11 क्लास का है। स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर वहाँ पढ़ने को मिलता था, सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में पढ़ने मिलता था, तो वही गैस वाले में पार्शियल प्रेशर वही पढ़ना था, समझे? तो घुस गए यहाँ पे 12th वाला में। तब देखिए मामला पार्शियल प्रेशर था, तब पी ले लिए, गैस है तो यहाँ पर लिखिए दोस्त गैस। फिर आगे बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मिला, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिखिए, ओके। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मिला, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या हो गया, जीटा। गैस था तो यहाँ पर लिख दिया हमने दोस्त गैस, ठीक है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन है। तो देखिए जब कभी भी आप लाइफ में प्रोपोर्शनल का साइन हटाइएगा ना, तो उसके बदले हमेशा इक्वल टू आता है, एक तो कांस्टेंट टर्म आता है, एक इक्वल टू आता है, एक आपका कांस्टेंट टर्म आता है। एक आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में केबी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अरे केबी बोल्ट्जमान कांस्टेंट नहीं पढ़े? नहीं भैया, अरे पढ़ाया गया होगा यार, ठीक है। तो ये पता है ना कि प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो इक्वल टू आएगा, एक तो आपका कांस्टेंट टर्म आएगा। देखिए आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस था दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रोपोर्शनल को हटाए तो इक्वल टू आया, और एक मेरा कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो कांस्टेंट है तभी हमको कुछ पता नहीं चला, तो हम यहाँ पे के कांस्टेंट ले लिए। लेकिन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं, तो हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर के एच ले लिए, एच पर क्या हो गया, हेनरीज लॉ। मतलब ये जो आपका कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का नाम हो गया हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल के बदले में के एच आया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस था, तो यहाँ पर लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मेरा हेनरीज लॉ पे फोकस है, तो यहाँ पर हम के एच का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर विच इंप्लाई का साइन दिए, तो क्या लिख सकते हैं कि के एच बराबर, अगर देखिए आप इसको निकाले तो ये मोल फ्रैक्शन इधर बट्टा में जाएगा, ये राइट है तो ये लेफ्ट में जाएगा, ये गुणा में इधर क्या आएगा, भागा में। तो ऊपर में लिख दिया हम दोस्त पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बट्टा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट का एक और वैल्यू आ गया, ये टर्म नहीं भूलिएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर क्या हो गया, KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। वेयर P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और X गैस क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जो हम देखें नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, दिमाग में बात याद रखो। P गैस क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, X गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और KH आपको निकालना है, तो KH बराबर क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो फार्मूला बोलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर हेनरी लॉ कांस्टेंट गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अगर हमको हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालने बोलता तो क्या लिखते, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब आ रहे हैं हम दोस्त यूनिट, अब हम लोग यूनिट की ओर बढ़े। तो अब हम चाहते हैं कि हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट हम जानना चाह रहे हैं। देखिए दोस्त प्रेशर का यूनिट आप लोग बहुत पढ़े हैं, एटीएम होता है, बार भी होता है, एक पास्कल भी होता है। नीचे में मोल फ्रैक्शन मिला, तो मोल फ्रैक्शन में ऊपर मोल नीचे मोल, तो दिमाग खोल, मतलब कोई यूनिट नहीं है। मोल फ्रैक्शन क्या यूनिट, लेस क्वांटिटी। तो प्रेशर का जो यूनिट हो गया ना वही आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट का भी यूनिट हो गया। यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो यूनिट हो गया वो आपका हो गया एक एटीएम, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे एटीएम को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भैया, ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ पे एटीएम हो गया, दूसरा यूनिट हो गया आपका बार, और तीसरा यूनिट हो गया पास्कल। क्या हो गया दोस्त, पास्कल, समझे। एटीएम में बार डालो पास्कल, एटीएम बार और पास्कल। मैं ट्रिक बता दे उसका।
ABP, समझा? अब देखिए यहाँ पे बता दे भाई, अच्छा से नहीं घुसल रहे। अरे इसका यूनिट हो गया एटीएम बार पास्कल, समझा? ABP याद रखो। एटीएम में पास्कल लिख ले। अरे ऑटोमेटिक मशीन बोले थे वो नहीं, ठीक है? अब रुको यहाँ। अब देखिए दोस्त मामला यहाँ पे ऊपर में हमको हेनरी लो कांस्टेंट मिल रहा है, ये आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बोल रहा है। तो हम बताए थे आपको दोस्त, ये मेरा कंटेनर हुआ करता था और इस कंटेनर में अगर जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ डालिएगा, बाहर से जितना नंबर मोल डालिएगा किसमें, सॉल्यूशन में, तो जितना नंबर ऑफ मोल आएगा सॉल्यूशन में घुलेगा और सॉल्यूशन में ज्यादा घुलने का टेंडेंसी बढ़ाएगा। जितना मोल दीजिएगा उतना अच्छा ज्यादा सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा मात्रा आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, अगर आप हेनरी लो कांस्टेंट का वैल्यू को बढ़ाइएगा, अच्छा सुनिएगा बा, यही प्यार है, अगर आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाइएगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ाइएगा तो सॉल्यूशन में मोल की संख्या का घुलने का टेंडेंसी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझे? तो जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को बढ़ाइएगा तो हेनरी लो कांस्टेंट क्या होगा, घट जाएगा, समझे? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ा रहे हैं तो आपका हेनरी लो कांस्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और देखिए जब आपका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आप बढ़ाइएगा तो हेनरी लो कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हेनरी लो कांस्टेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हमको ऊपर में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए हमको पता चल रहा है दोस्त कि अगर आपका KH का मान घटेगा ना तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मान बढ़ जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि आने वाला जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में घुलने का जो सॉल्युबिलिटी है वह हमारे क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझे? तो हेनरी लो कांस्टेंट कम तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो आने वाले सॉल्यूट मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी ज्यादा, समझे? यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोलते हैं देखिए, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ KH देन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड वाइस वर्सा। बोलता है KH का मान ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन गैस का कम होगा, मोल फ्रैक्शन गैस का कम होगा तो आने वाले सॉल्यूट पार्टिकल का घुलने का भी टेंडेंसी कम होगा, घुलने का टेंडेंसी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, समझे? मतलब यही बात बोल रहे हैं, KH घटा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ा, मोल फ्रैक्शन बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा। अगर KH का मान घटेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, और KH का मान बढ़ेगा तो फिर अपोजिट हो जाएगा, उधर घट जाएगा। यहाँ तक को कंफ्यूजन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यूज, कि आखिर आप हेनरी लो कांस्टेंट का यूज आखिर आप कहाँ कर रहे हो। देखिए दोस्त, यहाँ पर हम ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है? हम ले रहे हैं यहाँ पे सोडा वाटर, कौन सा वाटर, सोडा वाटर। तो कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में आज क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गए कोल्ड ड्रिंक्स में डालने के लिए, ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है? तो यहाँ पर बाहर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालना चालू किए, मैंने इसमें डालें तो हमको लगा कि यार कोल्ड ड्रिंक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बोलेगा दोस्त आ जाओ तुमको हम अपने में घुला लेंगे, लेकिन मामले में गड़बड़ क्या होता है देखिए दोस्त, ये कार्बन, ये आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो आपका लिक्विड फॉर्म में, तो आने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना उसको बोलते हैं अरे बाबा हम लिक्विड तू गैस, नेचर डिफरेंट, तुम मेरे पास मत आओ, समझा? ये देखो ये लिक्विड है, समझा? ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये आने चाह रही है, बोलता ठहर जाओ थोड़ा, अभी दोस्ती चल रहा है, अच्छा, समझा? बॉयज के बीच, तो यहाँ पर थोड़ा सा रोक देता है। तो लिक्विड देखिए दोस्त, आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर रहा, बोला आप नहीं आइए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ना आए जेबे करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा ना तो उसके लिए आपको हाई प्रेशर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा दोस्त? हाई प्रेशर, समझे? मतलब बाहर से धकेल देना पड़ेगा, ऐसे जोर से कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को बाहर धकेलना पड़ेगा। अब देखिए मामला क्या आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, ये मानिए आपका लिक्विड का मात्रा है, ठीक है? बाहर से आने वाला आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जगह हल्का देखिए दोस्त, आप देखते होंगे जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे उसमें क्या होता है कि ये आपका बोतल होता है और यहाँ पर देखते हैं कि पूरा कोल्ड ड्रिंक भरा रहता है,
और यहाँ थोड़ा सा गैप में खाली रह सब जाता बोतल है। बता भैया। हम बताइए इमेजिन है हाँ या मैंगो समझा? मैंगो वाला, अरे जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है तो देखते हो भाई पूरा भर के नहीं देता। आप पेप्सी पीते होंगे तो पेप्सी में देखते होंगे कि उसका बोतल थोड़ा सा तनी सुनका हल्का सा खाली रहता है अंतिम में। हाँ तो ये जो अंतिम में खाली होता है ना वही पैसा आपका बचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ये ये पैसा होता बचाता है है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए मामला यहाँ पे क्या पैसा होता है। बचाता है। रुको रुको रुको, अभी अरे जितियाव नहीं रहे, दिमाग को जाना नहीं पहले। देखो यहाँ पे ये आपका देखिए दोस्त, ये आपका लिक्विड है। बाहर से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल रहे हैं, प्रेशर यहाँ पर लेकिन लगा रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो लिक्विड में जाने की कोशिश कर रहा और प्रेशर डाले तो लिक्विड में और थोड़ा सा और दूर गया और प्रेशर डाले तो और लिक्विड के अंदर चल गया। तो इस तरह क्या होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है आपका लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस। अब देखते होंगे दोस्त जो आपका हाँ कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो देखिएगा कि अभी भी गर्मी का समय है तो बाहर में रखा हुआ रहता है कोल्ड ड्रिंक। अभी भी रखा हुआ। हाँ अभी भी रखा होता है ठंडे समय में। तो होता क्या है कि उसको दुकान में बेचने से पहले उस कोल्ड ड्रिंक्स को उठा के फ्रिज में डालते हैं। तो फ्रिज में होता क्या है कि प्रेशर है ना उसको लगातार बढ़ जाता है, समझे? जो बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बाहर में होता है, देखिए ये आपका बर्तन था, बर्तन में आपका लिक्विड था, लिक्विड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब उसको आप फ्रिज में नहीं रखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है ऊपरे में रह जाता है, समझे? ऊपरे में तो उसको खोलेगा शून्य का आवाज करेगा 1 सेकंड के लिए खत्म। उसके बाद क्या होता है कि आप फ्रिज में रखें तो फ्रिज में रखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो लगातार ज्यादा प्रेशर देने की वजह से लगातार वह लिक्विड में एंट्री कर गया। अब लिक्विड वह एंट्री कर गया, आप क्या कर रहे हैं उसको पीना चाह रहे हैं तो आप बहुत सारे बच्चे से घोटाला करता है, इसी से हिलाते रहता है। हाँ, तो वो क्या होता है कि ऊपर में क्या होता है तो पूरा फैन जैसे निकलने लगता है, सनसनाहट का आवाज आता है आपका, समझे? हाँ तो सनसनाहट का आपका आवाज आता है। तो वो जो सनसनाहट का आवाज आता है ना वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस कराता है। आप जब इनो पीते होंगे तो इनो में भी देखते होंगे जब इनो डाले उसको पूरा घुलाए और घुलाने के बाद देखिएगा फेन ना सनसनाहट का जैसा आवाज आ रहा है ना, तो वहां से जो गैस रिलीज हो रहा है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्त कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को घुलाना चाह रहे हैं तो आपको जो प्रेशर देना पड़ेगा वो प्रेशर आपको हाई देना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए दूसरा मामला मिटा दिए कैसे लिखेंगे? ये देखो देखो दोस्त यहाँ पे अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन में दोस्त इसे कर पैसिव से थोड़ा याद तुम लोग बतियान लगता पगला। यहाँ पे देखो अब ले रहे एक तो क्लिम्बर से को ले रहे, ठीक है? ये क्लिम्बर, हाँ रुको, क्लिम्बर हो गया आपका पर्वतारोही, समझे? जो चढ़ता है पहाड़ पे, समझे? घर पे नहीं, अरे भाई ये क्लाइंबर ही बोल रहे हैं, समझा? क्लिम्बर समझ लिया, तो ये आपका क्लाइंबर है, समझे? तो ये पर्वतारोही है तो उसको सो हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ने का मन किया। तो एल्टीट्यूड का मतलब ये ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई पर पर्वतारोही चढ़ना चाह रहा। तो होता क्या मामला देखिए दोस्तों, जब आप जमीन पे होते तो आपके ऊपर 1 atm का मतलब प्रेशर लगता है। सभी धरती पर रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कभी कभी जो आपका खाली बोतल कहीं पड़ा रहता है वो श्रिंक कर जाता है, पूरी तरह श्रिंक कर जाता है। कभी आप बैलून में देखते होंगे बहुत सारा बैलून है, कुछ समय के बाद देखते हो धीरे धीरे उसका जो है ना कम हो जाता है। पहले इतना बड़ा उसके लेयर था, धीरे धीरे कुछ समय बाद देखते हो धीरे धीरे अपने से रह जाता है। तो 1 atm प्रेशर लगने की वजह से आपके ऊपर भी 1 atm प्रेशर लग रहा है, लेकिन है कि 1 atm प्रेशर आप हैबिचुएटेड हो गए, समझे? आपको आदत हो गया तो आपको महसूस से पता ही चलता है कि 1 atm प्रेशर लग रहा है। तब देखिए यहाँ पे क्या मामला है, जो आपका 1 atm प्रेशर लग रहा है ना, तो जो इस ऑक्सीजन को आप ले रहे धरती पे वहां पे आपको जितना प्रेशर लगना चाहिए वो प्रॉपर प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से आने वाला ऑक्सीजन पूरा तरह से ब्लड में क्या हो गया, घुलनशील। तो वहां पर आपको ऑक्सीजन का कमी नहीं है जब आप धरती पे हो तब तक। अब क्या होता देखिए होना, धीरे धीरे आप दोस्त पहाड़ पर चढ़ना चालू किए, तो पहाड़ पर जब आप चढ़ना चालू करते हैं तो उस समय जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो धीरे धीरे उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से जो एयर जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को ब्लड में घुलाने का टेंडेंसी धीरे धीरे आपका कम हो जाता है। तो टेंडेंसी कम होने की वजह से जो क्लाइंबर्स है जो पर्वतारोही पे चढ़ रहा है
जो पहाड़ पे चढ़ रहा है उसके पास जो मामला होता है वो गड़बड़ क्या होता है, देखिए उसके पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाता है। तो जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो आपका सांस लेने वाला प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो सांस लेने वाला प्रॉब्लम जो आने की वजह से जो डिजीज हो रहा है, चाहे वो जिस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, या जो घटना उस समय हो जाता है, उसी घटना का नाम है एनोक्सिया। क्या आपका एनोक्सिया। देखिए यहाँ पे एन का मतलब हो गया एब्सेंस, एन का मतलब एब्सेंस, और ऑक्सीजन का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो डेफिशिएंसी क्रिएट होता है ह्यूमन बींग्स में, उसी को बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं दोस्त? एनोक्सिया। समझे? तो जैसे से वो पर्वतारोही चढ़ते जाता है, अपने साथ 2 ठो लेके जाता है कि सांस लेने वाला सिलेंडर, समझे? वो नहीं लेके जाएगा तो भीतर चल जाएगा, समझे? मैं घर ले गया है यति वाला तो चूल्हा। यहाँ पे कोई दिक्कत? अरे यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ तो बताइए हमको। हेनरी लॉ कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है कि वेरिएबल टेम्परेचर पर? तो कांस्टेंट टेम्परेचर 298 लीजिएगा कि 298 केल्विन से ज्यादा लीजिएगा, 298 केल्विन। यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस लग रहा है, एक गैस के द्वारा बर्तन के दीवार पर लगाए गए प्रेशर को क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। नहीं, प्रेशर ऑफ द गैस। क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ द गैस। और मिक्सचर ऑफ गैस के द्वारा बर्तन के दीवार पर लगाया गया प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर ऑफ द गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस का सिंबल क्या हो गया? पी गैस। और मोल फ्रैक्शन है दोस्त, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या था? जीटा। सिंबल क्या था आपका? जीटा। तो बोलिए द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन नोन एज मोल फ्रैक्शन। तब बताइए ये क्या है आपका? प्रेशर ऑफ गैस। ये डायरेक्टली ये जीटा फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस था तो वही लिखिए। प्रोपोर्शनल हटाते तो 2 टर्म हमेशा आता है, एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट। तो एक इक्वल टू दे दिया, जो कांस्टेंट आया है उस कांस्टेंट का नाम क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस था तो यहाँ पर लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखिए हमको हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है, तो यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट लिख दिए। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट आप निकाल रहे दोस्त, बगल में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस था। बोलते यार तुम तो निकालने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो अपना रिजल्ट देगा, लेकिन हम मेरा क्या होगा? ये सो इसको भेज दिए लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड आया तो इधर तक गुणना है, तो इधर आ गया तो आ गया भागा में आपका। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट बराबर हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो आप बताइए हेनरी लॉ कांस्टेंट को घटाइएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस बढ़ जाएगा। मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट को डिक्रीज कीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इंक्रीज कर जाएगा। मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट अगर कम है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ज्यादा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ज्यादा है तो आने वाले सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्यूशन में घोलने का टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा। अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका ज्यादा हो जाता दोस्त तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कम हो जाता। गैस का मोल फ्रैक्शन कम है तो आने वाले जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में घुलने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। तो सॉल्युबिलिटी को क्या बोलते हैं? घुलनशीलता। क्या बोलते दोस्त? घुलनशीलता। अब बताइए, हाँ देखिए दोस्त, ये जो आपका पानी है ना, वाटर का मॉलिक्यूल जो आपका तालाब में पाया जाता है, तो आप देखते होंगे कि जब आप तालाब में डुबकी लगाते होंगे तो डुबकी लगाने के दौरान कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि पानी से आपको और दबा रहा है, मतलब पानी और नीचे लगता है कि दबा ही रहा है आपको, समझे? हाँ, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, पानी के अंदर गए तो पानी भी एक अपना प्रेशर क्रिएट करना चालू कर दिया, समझे? तो अब देखिए मामला, जो पानी में रहने वाले जो मछली होता है आखिर वो सांस कैसे लगता है? तो जो मान लिया आपका ऑक्सीजन आया, ये आपको मान लिया पानी का लेयर है, तो पानी के लेयर से टकराया, समझे? तो पानी का लेयर बोला यार तुम ऑक्सीजन हो, तो बोला हाँ। तो पानी का लेयर बोला ठीक है भाई तुम मछली के लिए अंदर जाओ, ये थोड़ा सा एंट्री कर गया आपका। अब देखिए यहाँ पर मामला क्या होता है, ऊपर से क्या होता है कि आने वाला जो 1 atm प्रेशर है वो लगातार आपका ऑक्सीजन के ऊपर लग रहा है, और पानी भी अपना प्रेशर ऑक्सीजन के ऊपर लगा रहा है, तो उसी ऑक्सीजन की मदद से जो आपका आने वाला जो O2 गैस है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल रहता है आपका वाटर में, समझे? उसी वाटर में तो पहले से ऑक्सीजन रहता है।
अरे भाई प्रेस हो जाता है। वो प्रेस जाएगा, साला वाटर कैसे बनेगा? अरे रुको वो होता है ऑक्सीजन। जैसे कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है ना, आप बोले हाँ तो ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के मिलने से बना है, ठीक है। तो मान रहे कि चलिए लिक्विड के पास ऑक्सीजन है ऑलरेडी, ठीक, ऑलरेडी ऑक्सीजन है। अब मान लीजिए हम बाहर से भी कुछ अगर हलचल करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि बाहर से और ऑक्सीजन को जनरेट करे, तो कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा भाई बाहर से ऑक्सीजन। मान रहे कि वाटर का मॉलिक्यूल रियली में ऑक्सीजन है आपके पास, ठीक है। तो अगर बाहर से वाटर के मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, तो उस प्रेशर से भी तो वाटर के मॉलिक्यूल में रहने वाला ऑक्सीजन गैस क्या होगा, कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा, समझे। तो दोनों फॉर्मेट में आपका यहाँ पर कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते थे, उस कोल्ड ड्रिंक्स में आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को घुलाने के लिए जो प्रेशर देते थे वो लो प्रेशर देते थे कि हाई प्रेशर। और जो हमारा जो क्लाइंबर्स है, वो जो पर्वतारोही है, जब ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ता है तो वहां पर उसको कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से जनरेट होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस की वजह से, ऑक्सीजन के एब्सेंस की वजह से। तो जो पर्वतारोही है उसको ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो ऑक्सीजन का कमी हो गया ना, तो जो वह डिजीज से अफेक्टेड होता है, जब बोलिए जो हाँ जो डिजीज से अफेक्टेड होता है उस डिजीज का ही नाम क्या होता है, एनोक्सिया, जो केमिस्ट्री का वर्ड है, बायो का भी वर्ड है। तो यहाँ पर एन का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस, और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो डिजीज जनरेट होता है उस डिजीज को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। क्या बोलते हैं दोस्त, एनोक्सिया। आप लोग एक अस्थमा भी सुने होंगे, हाँ, उसमें भी देखते हुए कुछ पेशेंट है कुछ ना कुछ लेते रहते मुंह में। देखिए दोस्त, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, सो बोलते यदि नाइट्रोजन गैस का बुलबुला, यदि नाइट्रोजन गैस का बुलबुला उत्पन्न हो रहा था, कब उत्पन्न होगा, जब आप पानी में डालिएगा तब, ठीक है। तो यदि नाइट्रोजन गैस का बुलबुला जब आप पानी में डाले तब उत्पन्न हो रहा, तो उस समय जो टेम्परेचर आपको दिया गया ना, वो 293 केल्विन पर ये मूवमेंट हो रहा है, समझे। 298 पर नहीं हो रहा है, 293 केल्विन पर हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे बोलता है कितना मिलीमोल नाइट्रोजन गैस का घुल गया 1 लीटर पानी में। तो बोलता है कि माना कि यदि नाइट्रोजन गैस द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर 0.987 बार है और हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन गैस का 293 केल्विन पर 76.48 किलो बार है, तो उस समय कितना मिलीमोल नाइट्रोजन गैस का पानी में घुलने के दौरान बबल्स बना रहा है, मतलब बुलबुला बना रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए हम हेनरी लॉ के पास आए हैं, हेनरी लॉ से। तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस बराबर हेनरी लॉ कांस्टेंट, ऐसे क्या पढ़ते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस सबसे पहले निकालना चाहेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर हमको 0.987 बार दिया गया, तो 0.987 बार लिख दिए। और KH आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू मेरा 76.48 किलो बार, यहाँ पर लिखते 76.48। अब देखिए दोस्त, हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। अरे किलो मतलब 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, तो किलो के बदले यहाँ पर क्या लिख दिया 10 टू द पावर 3। बार था तो यहाँ पर लिख दिया बार। जब देखिए 10 टू द पावर नीचे से ऊपर किया तो आ गया 10 टू द पावर -3। अब ऊपर बार नीचे बार, तो बार बार हार, समझे, बार बार खलास हो गया आपका, ठीक है। और जब वैल्यू आ गया आपका 0.0129 × 10 टू द पावर -3, जो हमारा किसका वैल्यू आ गया, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन गैस का। तो हम बताए थे आपको कि मोल फ्रैक्शन एक तरह का यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर किसी कोई भी यूनिट नहीं आया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ बोलता है कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते, देखिए कि पानी के 1 लीटर में मोल्स का जो संख्या होता है ना, पानी के 1 लीटर में मोल्स का जो कुल संख्या होता है ना, वो होता है आपका 55.55 मोल। हाँ, ये कैसे पता बताते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 ml, तो जब आपको 1000 से वाटर का मोलर मास कितना होता था 18 ग्राम पर मोल और 18, तो जब 1000 को आप 18 से भागा दीजिएगा ना, तो 55.55 मोल आपका आएगा, समझे। तो ये से हाँ 55.55 मोल आता है। तो इस चीज को आप इस तरह याद रखिएगा
कि 1 लीटर पानी में जब कभी मोल्स का संख्या पूछे ना तो हमेशा 55.55 मोल ही होता है। तो 55 का प्यार था तो यहाँ 55 का प्यार याद रखिएगा, समझे कि 1 लीटर मोल में कितना मोल घुलता है, तो वो आपका 55.55 मोल घुलता है। ओके, फिर आगे हम बढ़े, हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस पर मूवमेंट हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस के पास गए, तो फिर हमको मोल फ्रैक्शन पर जाने की वजह क्या देखिए, अब हम चाह रहे कि नाइट्रोजन गैस है उसमें कुछ ना कुछ तो मोल हमको दिया गया रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लिख दिए और नीचे में गया टोटल मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस जो हमारा सोल्यूट है, और जिसमें डाले तो पानी आपका सॉल्वेंट है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ फिर हम वाटर ले लिए। आपको भली भांति पता होना चाहिए कि जो आप सॉल्वेंट लेते हैं ना वो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट ज्यादा नहीं होगा तो आने वाले सॉल्यूट पार्टिकल कभी वो अपने में घुला नहीं पाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन लिखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस था तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लिखिए। अब देखिए दोस्त, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस था, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर था, लेकिन यहाँ पर छूछे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर लिख दिए। उसके पीछे रीजन ये कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हमेशा ज्यादा होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस की तुलना में, मतलब आने वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स की तुलना में। तो यहाँ पर जिसका मात्रा ज्यादा है ना, ये मान लीजिए दोस्त 1 लीटर पानी है, ठीक है, और 1 लीटर पानी में आप है ना 0.0012 बार नाइट्रोजन गैस को डाल रहे हो, तो बहुत कम है ये आपका, समझे, ये आपका एक भी नहीं यार, एक से बहुत दूर है। तो ये कम मात्रा में, पानी बहुत ज्यादा में, तो मान सकते हैं हम लोग किसमें सबसे ज्यादा क्या आपका पानी प्रेजेंट है। यहाँ पर दोनों को कॉम्बिनेशन के बाद क्या लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, मेरा फोकस सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही पे है, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं हम नाइट्रोजन गैस पे करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस निकाला है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस आया गुना नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस हम लोग को ऑब्टेन हुआ था, कितना ऑब्टेन हुआ था 0.0129 into 10⁻³ और वाटर का नंबर ऑफ मोल हम कितना निकाले हैं 55.55 मोल। यहाँ पर 55.55 मोल लिख दिए दोस्त। अब देखिए मामला यहाँ पर क्या होता है, इसको और इसको मल्टीपल कीजिएगा 0.716 आया और 10⁻³ था तो आपने 10⁻³ लिखा, मोल था तो आपने मोल लिख दिया। देखिए यहाँ पे ये आपका मीटर है, ये आपका क्या है मीटर, ये आपका ग्राम है, इसी को फिजिक्स में बोलते हैं एसआई प्रीफिक्स, एसआई उपसर्ग, हम सोचो इसको बोलते हैं एसआई यूनिट, क्या बोलते हैं एसआई यूनिट। तो जब कभी भी एसआई यूनिट के पहले कोई प्रीफिक्स लग जाता हो, जब एसआई यूनिट के पहले कोई प्रीफिक्स लगता हो तो ऐसे प्रीफिक्स को एसआई प्रीफिक्स बोलते हैं। तो मीटर के पहले अगर एक मीटर आ गई तो ये बन गया आपका मिलीमीटर, और हम लोग 1 मिलीमीटर बराबर जानते हैं 10⁻³ मीटर। हम लोग जानते हैं कि किलो के बाद आता है 1000, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, समझे बात। यहाँ मिलीमीटर है तो मिलीमीटर के लिए लिख दिए 10⁻³ मीटर, मतलब 10⁻³ होता है, मिली के कितना होता है 10⁻³ मोल था तो यहाँ पर मोल लिख दी। अब देखिए 0.716 था, 0.716 दिया, 10⁻³ मिली लिख दिया, मोल था तो मोल लिखिए। अब क्वेश्चन को क्या पूछे, देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि कितना मिलीमोल नाइट्रोजन गैस का घुल जाएगा 1 लीटर पानी में, तो जो आपका फाइनली जो वैल्यू आपको कितना घुलेगा 0.716 मिलीमोल, किसका नाइट्रोजन गैस का। किसी को कंफ्यूजन, देखिए दोस्तों आप एक बार लिखे एक बार देखे तो आपको कुछ कुछ चीजें अपने को दिमाग घुसा, फिर बताए थोड़ा सा और जो कंफ्यूजन तो और दूर हो गया, तो अब लगता है कि हाँ यार यूनिट समझ में आ गई, समझे दोस्त। देखिए कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपको प्रैक्टिस मांगता है, समझे, प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्त तो रास्ता खुलेगा, समझे, नहीं तो रास्ता लॉक हो जाएगा आपके साथ। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका दोस्त बोलता है ना, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है, हाँ, कि 298 केल्विन पर 1.67 × 10⁸ पास्कल है पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक पानी है मतलब वाटर का मॉलिक्यूल है, बाहर से आप कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंट्री करा रहे, क्यों करा रहे, ताकि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पूरा तरह कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाए। तो उस समय जो हेनरी मामू है सो एक कांस्टेंट टर्म दिए हैं जो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट कहलाता है। तो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है 1.67 × 10⁸ पास्कल। हमको ऐसे पता लगा कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है तो यूनिट से, हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या बताए थे पास्कल,
ये आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू हो गया, तो ये आपका KH हो गया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए तो क्या लिखता है, सो बोलता है कि पानी के 500 ml में कार्बन डाइऑक्साइड का मास, क्वांटिटी का मतलब होता मास, पानी के 500 ml में कार्बन डाइऑक्साइड के मास को निकालें जब कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर लगाया जाता है 2.5 atm का, किस टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये जो आपका 2.5 atm दिया, ये आपको क्या दिया गया, प्रेशर। क्या दिया गया दोस्त, प्रेशर। तो किसका प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अब देखिए हमारे हेनरी लॉ कांस्टेंट से तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे दोस्त, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भुला रहे हैं ना, तो पार्शियल प्रेशर के रूप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, समझे। तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लिखे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनी गैस, कोई भी गैस हो सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनी गैस बराबर हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द एनी गैस। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आज हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकालना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बराबर हो गया हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेरा फोकस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे, तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालने की चाह उत्पन्न की है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाले। तो यहाँ पर अब मोल फ्रैक्शन निकाले तो जो KH जो इधर लेफ्ट साइड है तो बटन जल गया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बटा हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर वो कितना है, 2.5 atm है, तो 2.5 के बदले 2.5 लिख दिए। और ये जो आपका एटीएम है, तो एटीएम को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यहाँ पर आगे बढ़िए, तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01325 गुना 10 का पावर 5 पास्कल। इसका दो वैल्यू होता है, समझे दो। फिर ये वैल्यू आपको यूज किया, ये होता है 0.7428 बार करके भी होता है, मतलब 2-3 वैल्यू होता है इसका। तो फिलहाल जो वैल्यू दिया गया हमको 1.01325 गुना 10 का पावर 5 पास्कल, तो इसको लिख दिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट हमको दिया गया 1.67 गुना 10 का पावर 8 पास्कल, तो 1.67 गुना 10 का पावर 8 पास्कल लिख दिए। और हम मोल फ्रैक्शन निकालने आ रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन एक तरह का यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब जो भी हमको ऑब्टेन हो रहा है फाइनल वैल्यू उसमें किसी तरह कोई भी यूनिट नहीं देना है। अब देखिए ऊपर पास्कल नीचे पास्कल, तो पास्कल पास्कल बन गया रास्कल, समझे। ये हो गया आपका यूनिटलेस क्वांटिटी। इस तरह आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो वैल्यू आया 1.517 into 10 to the power -3 आ गया। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में बढ़े, तो वी नो दैट कि हम लोग जान रहे हैं, क्या जाने, देखिए कि पानी के 1 लीटर में मोल्स का संख्या, अरे 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो आज हमको 1000 ml यूज किया। आखिर 1000 ml क्यों यूज किया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पानी के 500 ml में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कितना प्रेशर लगाया गया, तो आप ml में निकाल रहे हो ना, 500 ml पानी में निकाल रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर को। यहाँ पर आपको हमको जो लेना वो लीटर में मत लेना, हम पिछला लीटर में लिए थे, आज को मिलीलीटर डिमांड कर रहा था, यहाँ किसमें लीजिएगा, मिलीलीटर में। तो पानी के 1000 ml में मोल्स का संख्या बराबर हो गया 55.55 मोल्स, और राउंडिंग ऑफ कीजिएगा 5-6 मोल भी ले सकते हैं आप। राउंडिंग ऑफ नहीं समझते, लगभग वो कहते हैं कि जो बराबर किया था ना वही होता है। जैसे मेरे पास 55 इतने रहता, तो 55.56 मोल लिखी है। हमको निकालना है 500 ml में, कितना निकालना दोस्त, 500 ml में। तो पानी का 500 ml मोल का संख्या निकालने चालू किए, ये हमारा 1000 ml है, ये 500 ml है, तो 1000 ml 500 ml का तो आधा हो गया, तो जो आधा हो गया उसको 1/2 बोलते हैं, और 1/2 है तो नीचे में 2 से डिवाइड कर दे 55.56 मोल पर। तो जब हमको 500 ml में पानी के 500 ml में मोल का संख्या निकालना हुआ, तो मेरा जो वैल्यू आया वो 27.78 मोल आया। किस तरह को कंफ्यूजन कहीं पॉइंट पे है तो बोलिए, हाँ बोलिए, ये 2 कहाँ से है, देखिए हम बोल रहे हैं जैसे हमने बचपन में पढ़े यार कि 10 रुपए में 20 पेन, तो 20 रुपए में कितना पेन, 10 पेन, तो वही वाला मामला यार। 1000 ml में मोल का संख्या इतना, तो 500 ml में बचा, उसका आधा करेंगे तभी रहेगा यार, वही तो 1000 का आधा 500 हुआ, तो इसका आधा करोगे तभी तुम्हारा फाइनल वैल्यू 500 ml का निकलेगा। वही हम मामला समझ में आया बात, इन लोग 1000 बटा तो इन लोग समझता है।
चीजें समझ पाए? अरे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ अब? देखिए दोस्त, यहाँ पे हम बताए थे आपको कि एक मेरा बर्तन हुआ करता था, उस बर्तन में मेरा वाटर का मॉलिक्यूल हुआ करता था, और उस वाटर के मॉलिक्यूल में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एंट्री करने का कोशिश करते थे हम लोग, समझे? तो जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो एक बार बोलता था हमको कि अगर 1000 ml में आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मोल का संख्या है वो आपका 55.55 मोल है, ये आपका 1000 ml में, तो 500 ml में कितना होगा? तो 1000 मतलब हम कितना क्या करते थे, जो आपको 55 मोल था उसको बटा 2 से डिवाइड कर देते थे, तो 500 ml मोल्स का संख्या निकल जाता था, मतलब आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल घुल जाएगा 500 ml में, उसका फाइनली वैल्यू हमको ऑब्टेन हो जाता था। अब उसके आगे देखिए मामला क्या है, उसके आगे वाला मामला देखिए। अब क्या करना है कि जो हमारा घुल रहा आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें हमको अब मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन क्यों निकालना पड़ेगा दोस्त? क्योंकि जो आने वाला जो हमारा गैस है वो कहीं ना कहीं मास में हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। मान लो वो मास में है, तो मास में तो कहीं ना कहीं हमको मास बटा मोलर मास का भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देते फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना चालू किए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखे, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट लिखे। तो एक कंपोनेंट आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और बचा हुआ दूसरा कंपोनेंट आपका वाटर का मॉलिक्यूल है। और हम लोग भली बात ही जान रहे हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं कंपेयर टू आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर ऑफ मोल है ना बहुत ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की तुलना में। फिर आगे बढ़े तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 था दोस्त, नंबर मोल ऑफ CO2 था, नंबर मोल ऑफ CO2 लिख दिए। ये मान लीजिए कि 1 लीटर में एक मान लीजिए 0.00128 बड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंट्री किए, तो बहुत ना के बराबर है वो, समझे? तो इसीलिए इन दोनों को कंपेयर में मान है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ही ज्यादा है, समझे? जब कोई भी चीज हम देखते हैं, देखिए मान लीजिए कि आप एक मुसाफिर हो, एक रास्ते से आप पास हो रहे, वहां पर 1000 बकरी है और उसमें से एक तो भेड़ है, तो जाने वाला मुसाफिर कहेगा कि अरे वो जो बकरी ना जो भेड़ नहीं दिखाई दो, समझे? तो इस तरह मामला यहाँ पर हो जाता है, समझे दोस्त? कि वाटर का मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड के। तो बच्चा जो बनाता है लुब्रिकल, उसको लगता है यार ये तो पानी है, बच्चा जो भी लगता है पानी से देख रहा है, कार्बन से तो पते चला कि करने है इसको, तो इतना ही काम है आप। यहाँ पर वही लिखे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की तुलना में। तो आगे बढ़े दोस्त, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना चाहती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता है पिछला। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम निकाले दोस्त 1.517 into 10 to the power -3। और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर का मोल का संख्या भी निकालें आप, अरे 500 ml का, तो कितना है? 27.78 मोल। दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.0421 मोल आएगा आपका। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मास का कैलकुलेशन निकाले, मतलब आने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मास है उसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। तो उसमें देखिए क्या विचार कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास सबसे पहले निकालना चाहिए। तो हम बताए थे आपको कि 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो मोलर मास किसका निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, एक आपका कार्बन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है। जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, तो 6 का डबल करते थे तो 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 16। अब देखिए दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड का 16 गुना 1 16 और 16 गुना 32, तो 32 और 16 32 अरे 32 से 12 सॉरी 32 से 12 28 अरे 32 12 44 है ना, तो 44 ग्राम हो गया। तो आप देखिए दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.0421 मोल का मास, ये वाला भी वैल्यू निकाले थे। यस भैया, अरे ये भी वैल्यू निकाले, यही क्या दोस्त आपको लिखा है तो पिछले दिमाग रिमाइंड चल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के
0.0421 मोल का मास हो गया आपका दोस्त 44 ग्राम आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास तो 44 ग्राम लिखे। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कुल मोल जो हमको अभी तक पता चला है वो आपका 0.041 है। तो दोनों को मल्टीपल कर दिए तो 1.85 ग्राम आ गया। यहाँ से फाइनल आपको ये पता चल रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का 0.0421 मोल का मास निकालिएगा तो फाइनल वैल्यू आपको 1.85 ग्राम ऑप्टेट होगा। कोई कंफ्यूजन स्टेप में दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसे क्या करें यार, न्यूमेरिकल कुछ बड़ा है। कोई नहीं